हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में अपने आप को बेहतर बनाने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है। अगर आप ऐसे ही आलस करेंगे और बैठे रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखते रहिए। ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, बट 1-2 घंटे 3 घंटे मिनिमम आप टाइम निकालिए और पढ़ते रहिए। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। थैंक यू गाइस बीइंग कनेक्टेड अस। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिशोषण के प्रकार की। तो उम्मीद करता हूँ इसका पहले वीडियो लेक्चर, 2 वीडियो लेक्चर इस पर ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया था अधिशोषण क्या होती है, अवशोषण क्या होता है, विशोषण क्या होता है, अधिशोष, अधिशोषक, इन सारी शब्दावलियों पर चर्चा किया था दोस्तों हमने। फिर मैंने आपको बताया था कि धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण की ऊष्मागतिकी क्या होती है, इस पर चर्चा किया था। अभी हम बात करने वाले हैं अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिशोष व अधिशोषण की अणु के मध्य आकर्षण के आधार पर, मतलब ये हमारा क्या है, अधिशोषक है का भैया, अधिशोषक व अधिशोषक का क्या मतलब, जहाँ पे अणु आके क्या हो जाए, अधिशोषक के अणु आके जमे, वही अधिशोषक की सत्ता है। ठीक है, अधिशोषक है। और यहाँ से आने वाले जो अणु हैं जो इस पर जाके क्या हो रहे हैं, जमने जा रहे हैं, अटैच्ड होने जा रहे हैं सतह पर, ठीक है, अधिशोष है। तो इसके और इसके बीच आकर्षण के आधार पे अधिशोषण 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं साहब भौतिक अधिशोषण, उसका क्या बोलते हैं साहब, भौतिक अधिशोषण, और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है साहब, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या होता है, भौतिक अधिशोषण जब अधिशोष से, ये हमारा अधिशोष है और ये हमारा अधिशोषक। तो जब अधिशोष से और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल के कारण अधिशोषण हो, गड़बड़ा गो ना मम्मी सब नहीं समझ पाए, फिर से समझो। जब अधिशोषक और अधिशोष के अणुओं के मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल काम करें, उसके कारण से अधिशोषण हो, तो ऐसे अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और जब अधिशोषक और अधिशोष के अणुओं के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और इसके कारण से अधिशोषण हो, तो उसे हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, उत्क्रमणीय हो सकता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। इसकी ऊष्मा क्या होती है, मतलब जब अधिशोषक आके जुड़ता है अधिशोष की सतह, अधिशोष और अधिशोषक जुड़ता है तो उसको बाहर निकलती है। तो चूंकि ये दुर्बल वंडर वाल्स बल से जुड़ रहे हैं, उतना अच्छा से नहीं जुड़ा हो पा रहा, लगा हो पा रहा है, तो कम ही उसमें बाहर निकल रही है। ठीक है, जो हमारे अच्छे दोस्त नहीं हैं उस पर क्या करते हैं, कम ही खर्चा करते हैं, 2 रुपया का चॉकलेट चाहिए पिया के काम कर लेते हैं। तो जो कोई अच्छा दोस्त को घर बुलाते हैं, खाना पीना भी खिलाते हैं, पार्टी में बुलाते हैं। तो क्योंकि ये रासायनिक अधिशोषण मजबूत अधिशोषण हो रहा है, तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा निकलेगी और यहाँ पे क्या होगी, कम निकलेगी। तो कुल मिला जुला के अधिशोष और अधिशोषक के अणुओं के मध्य आकर्षण के आधार पर 2 प्रकार का अधिशोषण। ठीक, अब इस पर डिफरेंस की बात करेंगे। चलिए आपको आगे लेके चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए कि इनके बीच क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है, तो हियर आर सब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया था अधिशोषण के प्रकार में, तो अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण के द्वारा जो है दो प्रकार का अधिशोषण हो सकता है। सॉरी, जैसे आप कह सकते हैं कि जो हमारा अधिशोषक था उस पर जो अधिशोषण हो रहा था, इन दोनों के बीच आकर्षण के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का था, इस पर हमने चर्चा किया था। तो अब यहाँ पे आपको हम कुछ बेसिक डिफरेंस ने लिखा हुआ है, तो आप हमारे साथ इसको नोट भी कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो गुण है वो नेचर पर है, प्रकृति पर है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो अधिशोष व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स बल होते हैं। मतलब जब ये अधिशोषक है, ये सपोज ये क्या है, ये सब अधिशोषक है आपका, और यहाँ पर अधिशोष आके क्या कर रहा है, जम रहा है, आके क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, तो अधिशोषण हो जा रहा है। तो अधिशोषक के साथ एक दुर्बल बल के साथ जुड़ा रहता है, कोई स्ट्रॉन्ग बल नहीं होता, कोई पावरफुल बल नहीं होता, दुर्बल वैन डर वाल्स बल के सहायता से जुड़ा रहता है भौतिक अधिशोषण में। अगर हम लोग रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष और अधिशोषक के मध्य क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जैसे यह अधिशोषक की सतह है और यहाँ पे आने वाला अधिशोष के बीच क्या हो जाती है, ये अभिक्रिया कर लेता है और इसमें अच्छे प्रकार से भली भांति क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और रासायनिक अभिक्रिया के कारण प्रबल रासायनिक बल होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि अधिशोष व अधिशोषक के मध्य दुर्बल वैन डर वाल्स बल होते हैं और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष व अधिशोषक के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण से रासायनिक बंध जो कि प्रबल बंध होते हैं उनके कारण से क्या होता है, अधिशोषक की सतह पर अच्छे से जुड़ा रहता है। साहब आगे बढ़ी, देखिए इसमें ही क्या है, सेकंड पॉइंट है, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। मतलब ये जो है स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विशिष्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक होता है विशिष्ट और एक होता है सामान्य। विशिष्ट का अर्थ होता है क्या, कोई एक, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, कहते हैं विशिष्ट अतिथि है, या कॉलेज वगैरह में कोई प्रोग्राम होता है, तो विशिष्ट का मतलब सबसे अलग, कोई एक ही पर्सन उस काम को कर सकता है, परंतु एक ही विशिष्ट अतिथि हो सकता है, ऐसा नहीं कि सब हो जाए। तो बहुत ही क्या क्लियर, बहुत ही पर्टिकुलर। तो ये क्या है, विशिष्ट नहीं होता है। जो हमारा भौतिक अधिशोषण है, अर्थात वह किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी अधिशोष अधिशोषित हो सकता है, इसमें कोई विशिष्टता की बात नहीं है, इसमें कोई भी विशिष्टता की बात नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकृति का होता है। ऐसा होता है साहब, विशिष्ट प्रकृति का होता है, अर्थात किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी अधिशोष आके जम जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी अधिशोष आके क्या हो जाए, जुड़ जाए या लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर, एक मतलब एक अधिशोषक की सतह पर एक ही अधिशोष के कण आकर जुड़ेंगे या जमेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी क्या हो जाए, अधिशोष का पार्टिकल आके जम जाए, इसलिए क्या होता है, ये विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। और ये क्या है, इसका कोई विशिष्टता नहीं है। मतलब ये समझो कि कोई एक दुकान है और वहाँ पे केवल और केवल एक ही चीज़ मिलता है। जैसे किसी दुकान में मार्कर मिलता है, वहाँ पे मार्कर ही मिलेगा, लाल पीला नीला जो भी लेना चाहो आप वो मिल सकता है। और ये क्या है, ये ऐसी दुकान है जहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सामान्य मतलब है, सामान्य मतलब होता है जनरल स्टोर, तो सामान्य मतलब जनरल स्टोर में कुछ भी मिलेगा। यहाँ पर किसी भी अधिशोषक की सतह पर कोई भी अधिशोषक कण आके जम जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए तो क्या है, विशिष्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। बी है उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी।
तो यह क्या होता है, उत्क्रमणी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, उत्क्रमणी होता है। कहते हैं ना कि जैसा रिलेशन बना था वैसा रिलेशन आगे चलेगा भी। तो चूंकि ये क्या था, दुर्बल वन डेर वाल बल से जुड़ा था, तो आगे जुड़ा, जैसे जुड़ा दुर्बल वन डेर वाल बल से। आपका किसी के साथ रिलेशन एक बार थोड़ा हल्का सा बना तो टूट भी सकता है, लेकिन स्ट्रांग बन गया, मजबूत बन गया तो इट कैन बी ब्रेक। तो आप देखिए दोस्तों क्या हुआ, भौतिक अधिशोषण में जो हमारे पास अधिशोष की सतह पर आके जुड़ने वाले अधिशोषक की सतह पर आके जुड़ने वाले अधिशोष के अणु थे, उनमें क्या था, दुर्बल वन डेर वाल बल था। तो दुर्बल वन डेर वाल्स बल होने के कारण से किसी भी परिस्थिति में ये बड़े आसानी से क्या होते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, विशोषित भी हो जाते हैं। अगर वो विशोषित हो गए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बार तो आके लगा और फिर क्या हो गया, बाहर चला गया। इसलिए क्या है, ये भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणी होता है। जबकि ये क्या होता है, परफेक्ट पहले क्या हो गया, इसमें बॉन्डिंग हो गई। क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। तो यहाँ पे आप ऐसा सोचो, खांचा था आके इसमें फंस गया, अब ये नहीं जा सकता है। मतलब क्या है, ये अनुत्क्रमणी है। एक बार अधिशोषक की सतह पर, हर बार अधिशोष और अधिशोषक बड़ाई होगा, समझ पा रहे होंगे। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष आके जुड़ गया, बॉन्डिंग बना लिया, तो आसानी से बाहर नहीं जा सकता है। इसके लिए क्या है, अनुत्क्रमणी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अधिशोषण की परत। इसमें बहुआण्विक सतह बनती है। इसमें क्या होती है, बहुआण्विक सतह बनती है। मतलब क्या हो जाएगा, ये अधिशोषक है, ये क्या है, अधिशोषक की सतह है। आप समझो, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष आके जम रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, दुर्बल वन डेर वाल्स बल भी लग रहा है। तो इसके बीच दुर्बल वन डेर वाल्स बल लग रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एक लेयर बन सकती है। ध्यान समझो, तो इसके ऊपर भी एक लेयर बन सकती है, इसके ऊपर भी एक लेयर बन सकती है, और इन सभी लेयर के बीच में क्या होगा, दुर्बल वन डेर वाल्स बल काम करता रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यह बहुआण्विक होता है। कौन, भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में सतह के ऊपर ही आने वाले अधिशोषक के कणों के बीच जब रासायनिक बंध बन जाएगा, तो अब ये सतह क्या है, फ्री ही नहीं है। ये सतह क्या है, फ्री ही नहीं है। तो आने वाला जो अधिशोषक का कण होगा, वो इसके साथ तो बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। बनाना तो उसके किसके साथ था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, पृष्ठ के साथ था। और पृष्ठ ऑलरेडी क्या हो गया है, ब्लॉक हो चुका है। तो अर्थात इस पर दूसरी कोई लेयर जो है अधिशोष अणुओं की नहीं जमने वाली है। मतलब क्या होगा, यह क्या होगी, एक आणविक होगी। और रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण एक आणविक का होता है। सतह उस पर क्या होती है, एक ही परत होती है। जबकि भौतिक अधिशोषण में कई परतें हो सकती हैं, इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे तो रासायनिक अभिक्रिया होना है, तो जो अधिशोषक का सतह था उस पर अधिशोषक अणु क्या रासायनिक अभिक्रिया कर लिए। अब आने वाले अणु तो यहाँ पे ऑलरेडी अणु प्रेजेंट है, और जो कि पृष्ठ के साथ अभिक्रिया किया हुआ है, तो फ्री तो है नहीं पृष्ठ, तो नेक्स्ट लेयर बनने का कोई भी चांस नहीं दोस्तों। ठीक, देखिए दाब का प्रभाव क्या होता है भौतिक अधिशोषण में। अगर आप देखेंगे तो दाब बढ़ने पर ये क्या होता है, बढ़ता है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये हमारा अधिशोषक का अणु आ रहा है, अधिशोषक का अणु आ रहा है अधिशोषक पर जमने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, अधिशोषक अणु आके इसमें क्या होंगे, जमेंगे। तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण बढ़ेगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण पर कोई इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषक अणु आके अभिक्रिया कर लिए, तो अभिक्रिया करना होगा। अगर अधिशोषक के अणु को अधिशोषक की सतह से अभिक्रिया करना होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन हुई, अभिक्रिया पॉसिबल हुई तो होगी। नहीं तो कितना भी प्रेशर आप लगाओ, क्या होगा, वो होना ही नहीं। वो क्या है, होना ही नहीं। तो इसका मतलब दाब का कोई सीधा प्रभाव रासायनिक अवशोषण पर, अधिशोषण पर नहीं पड़ता है दोस्तों। अगली बात करें ताप का प्रभाव, तो कम ताप पर क्या होता है, ये तेज होता है। कम ताप पर क्या होता है, ये बहुत तेजी से होता है। ताप कम रहेगा तो बहुत तेजी से क्या होगा, अणु आके जमेंगे। लेकिन उच्च ताप हो जाएगा, ताप ज़्यादा हो जाएगा
ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा, अणु भागने लगेंगे, अणु क्या हो जाएंगे, भागने लगेंगे। तो भौतिक गतिज सूत्र में क्या होता है, कम ताप पर तेज परंतु उच्च ताप पर क्या होता है, घटता है। तो कम ताप रहेगा तो भौतिक गतिज सूत्र क्या होगा, थोड़ा तेजी से होगा। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो अधिशोषित हुई अणु विशोषित होकर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उनकी गति जो क्या होती है, बढ़ जाती है और क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उच्च ताप पर क्या होगा, ये घटेगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण देख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। आसानी से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच अभिक्रिया हो जाएगी और अधिशोषण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये ताप कम ताप पर तेज परंतु उच्च ताप पर क्या होता है, घटता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ताप बढ़ाने के साथ अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। अब अधिशोषण की ऊष्मा की बात करें तो अधिशोषण की ऊष्मा देखिए, इसका ऊष्मा मान क्या होता है, 20 से 40 किलो जूल होता है। मैंने आपको बताया था कि अधिशोषण क्या है, ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रम है, क्योंकि अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के अणु आके जमे, दोस्ती हुई, दोस्ती की कीमत किस रूप में चुकाई गई, ऊष्मा बाहर निकाल के। तो ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन इसमें क्या होती है, कम ऊष्मा बाहर निकलती है, क्योंकि कम अट्रैक्शन ही है। कम अट्रैक्शन क्यों, क्योंकि दुर्बल वन डर वाल्स बल है, दुर्बल वन डर वाल्स के कारण कम अट्रैक्शन, कम अट्रैक्शन के कारण कम ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन इसमें ऊष्मा क्या होती है, ज़्यादा बाहर निकलती है। तो इसका ऊष्मा का मान होता है वो उच्च होता है, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। 80 से 240 किलो जूल पर मोल होता है, और ये 20 से 40 किलो पर मोल होता है। आप कह सकते हैं भौतिक अधिशोषण में जो ऊष्मा बाहर निकलती है वो कम होती है और रासायनिक अधिशोषण में जो बाहर निकलती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अधिशोषण की पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषण की पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, और इसमें अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर पार्टिकल आएंगे वो ज़्यादा आएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिशोषण के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा। मतलब अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के लिए समान काम करेगा। मतलब रासायनिक अधिशोषण को भी हम क्या करें, पृष्ठ पहले इतना था, अभी हमने इसको पृष्ठ जोड़ दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया पृष्ठ। तो अधिशोषित होने वाले अणु की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण का मान भौतिक अधिशोषण में बढ़ता है और रासायनिक अधिशोषण में भी बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि पृष्ठ बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा अणु आके अधिशोषित होंगे। आई होप आपको क्लियर हो पाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अधिशोष्य की प्रकृति देखिए, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें शीघ्रता से अधिशोषित होती हैं। यहाँ पे अधिशोषित लिखना चाहिए था, ये ठीक। सरलता से द्रवित होने वाली गैसें शीघ्रता से अधिशोषित होती हैं। जैसे NH3 है, CO2 है, ये गैसें क्या होती हैं, आसानी से द्रवित होती हैं, इसलिए शीघ्रता से क्या हो जाती हैं, किसी भी सॉलिड सरफेस पे आके अधिशोषित हो जाती हैं। इसमें क्या है, केवल वही गैसें अधिशोषित होती हैं जो अधिशोषक के साथ रासायनिक यौगिक बनाती हैं। तो रासायनिक अधिशोषण का नाम ही है कि जब तक उनके मध्य क्या होगा, रासायनिक बंध नहीं बनेगा तो रासायनिक अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न ही नहीं होगी। तो दोस्तों हमको ध्यान क्या देना है कि केवल वही गैसें अधिशोषित होती हैं जिनके साथ क्या हो जाता है, अधिशोषक और अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बंध बनता है। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर द्रवित होने वाली गैसें जो आसानी से आके द्रवित हो जाएंगी उनका अधिशोषण तेजी से होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे जब तक आने वाली गैसें अधिशोषक की सतह के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगी तब तक अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो दीज आर द सम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। व्हाट वाज दैट, फर्स्ट क्या था, नेचर के आधार पे था। तो इसमें के बीच में क्या होता है, दुर्बल वन डर वाल्स बल होते हैं, इसमें प्रबल रासायनिक बल होते हैं। एक विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह उत्क्रमणी होता है, यह अनुत्क्रमणी होता है, यह बहुआण्विक होता है, ये एक आणविक होता है। इसका दाब बढ़ाने पर ये बढ़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम ताप पर तेज परंतु अधिक ताप पर क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाने से क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। इसके बाद इसके ऊष्मा का मान क्या होता है, तो उससे कम होता है और इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर ये भी बढ़ता है और एक ये भी बढ़ता है। इसमें आसानी से द्रवित होने वाली गैसें
आसानी से अधिशोषित होती हैं, जबकि यहाँ पर गैसों के बीच और अधिशोषक के सतह के बीच रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए आसानी अधिशोषण। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि अधिशोषण के प्रकार और उनके मध्य क्या रिलेशन था, क्या अंतर था और क्या समानताएं थी, जिस तरीके से पृष्ठ स्तर बढ़ाने पर दोनों बढ़ रहे थे। तो इसके आगे सेकंड में हम लोग बात करते हैं कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पता भी चल गया होगा कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अधिशोषक हो सकता है, अधिशोषक हो सकता है। तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब बात करनी चल रहे हैं कि अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। दोस्तों खुद आप सोचो क्या क्या कारण हो सकता है कि जो अधिशोषण को प्रभावित करे। तो अधिशोषण के अंतर्गत अधिशोष्य है, अधिशोषक है, दाब है, ताप है। ये चार ही ऐसे फैक्टर हैं जो अधिशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात जिसके सतह पर अधिशोषण होना है वह प्रभावित कर सकता है, जो अधिशोषित होने आ रहा है उसके नीचे पर प्रभाव कुछ अगर बदले तो प्रभावित हो सकता है, दाब बढ़ाए, ताप बढ़ाए। तो इस तरीके से कुछ और प्रभावित देखने के लिए मिल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों अधिशोष्य की प्रकृति। हम स्पेशली दोस्तों बात कर रहे हैं ठोसों पर गैसों का अधिशोषण। मतलब कोई ठोस है उसके ऊपर गैस आके क्या हो रही है, कोई ठोस है उसके ऊपर ये आवारापन वाली गैस आके क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है। तो ठोसों पर गैसों का अधिशोषण की हम लोग स्पेशली बात करते हैं यहाँ पे। तो ठोसों पर गैस को अधिशोषण प्रभावित करने वाला कारक पहले क्या है, अधिशोष्य की प्रकृति, अर्थात हम कह सकते हैं गैस की प्रकृति। क्योंकि अधिशोष्य क्या है, गैस है। तो गैस की प्रकृति, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं, जैसे HCl है, मैंने आपको अंतर में भी बताया था ना, HCl है, NH3 है, इसके बाद Cl2 है, ये सब गैसें आसानी से क्या होती हैं, द्रवित होती हैं। तो आसानी से जाके हमारे अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। अर्थात क्रांतिक ताप ज़्यादा रहेगा तो अधिशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। इनको क्वथनांक की टर्म में भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो जैसे स्टेबल गैस है, जैसे H2 है, N2 है ना, I2 है, ये सब जब स्टेबल गैस हैं इनका अधिशोषण क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इनका अधिशोषण क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल गैसें हैं, अस्थाई गैसें हैं। ये क्या है, अस्थाई गैसें हैं, आसानी से द्रवित होती हैं। तो ये अस्थाई गैसें तो ज़्यादा घुमक्कड़ हैं, ज़्यादा डांस वांस करके आती हैं, क्या फटाक से अधिशोषित हो जाती हैं। ये स्टेबल हैं तो थोड़ा सा इससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसी में दोस्तों आगे बात करें, मैंने कहा कि अगर किसी भी गैस का क्वथनांक अधिक है, माइंड माय वर्ड्स, किसी भी गैस का क्वथनांक अधिक है तो उसका अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात वह ज़्यादा मात्रा में अधिशोषित होगा। तो क्वथनांक अधिक होगा, जैसे हमने 2-3 गैसें लिया, ठीक है, मान लो गैस A, B, C, D इस तरीके से गैस लिया और इसका क्वथनांक लेट से 20 डिग्री सेल्सियस, 40 है, 60 है, 80 है, ठीक है, इस तरीके से एक इसका है। तो जिसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, वह क्या होगा, अधिशोषण भी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका दोस्तों अधिशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। मतलब क्वथनांक बढ़ने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा भी क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। तो अधिशोष्य की प्रकृति अर्थात गैस की प्रकृति का, जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं अर्थात जिनका क्रांतिक ताप ज़्यादा होता है, या यूं कहो जिनका क्वथनांक ज़्यादा होता है, वे गैसें ज़्यादा अधिशोषित होती हैं। ठीक है दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा है हमारा अधिशोषक की प्रकृति। मार्कर का भी काम तमाम ही हो गया है। चलिए, अधिशोषक की प्रकृति, तो जिसकी सतह पर जाके ये गैसें जमने वाली हैं, जुड़ने वाली हैं, उसकी नेचर पर भी दोस्तों क्या होता है, डिपेंड करता है। पहली बात तो यदि एकदम से प्लेन सरफेस है,
कोई अधिशोषक का एकदम से प्लेन सरफेस है और कोई हमारे पास अधिशोषक है जिसका सरफेस क्या है, थोड़ा सा दोस्तों क्या है, यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है, खुरदुरा हुआ है, थोड़ा सा क्या है, ये देखिए एकदम प्लेन सरफेस है और ये खुरदुरा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर अधिशोषण ज़्यादा होगा? बोलो बोलो बोलो। सही पकड़े। भाभी जी घर पे देखते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं भाभी जी सही पकड़े हैं। हाँ, तो कि भैया आप बिल्कुल सही पकड़े हैं, तो सही पकड़े हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सरफेस रफ है, तो यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अधिशोषक की प्रकृति में हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा अधिशोषक खुरदुरा होगा अर्थात उसमें मुक्त संयोजकताएं ज़्यादा होंगी तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि आने वाली अधिशोष आसानी से इस पर क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। ठीक है, जैसे कोलाइडल अवस्था में पीडी मतलब पैलेडियम का अधिशोषण ज़्यादा होता है सिंपल पीडी से, इसका ज़्यादा होता है प्लैटिनम से, इसका ज़्यादा होता है गोल्ड से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि किसी भी धातु के सरफेस पे कोई भी गैस आके जम रही है या जुड़ रही है, अधिशोषित हो रही है, यदि उसका सरफेस थोड़ा सा खुरदुरा है तो वहाँ पर अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे हमारे पास चारकोल है या लकड़ी की सतह पर कोई चीज़ क्या हो रही है, अधिशोषित हो रही है, तो हमने लकड़ी का क्या किया, ऐसा बंडल लिया, बड़ा सा गट्ठा लिया लकड़ी का, और इसी लकड़ी को हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या कर दिया दोस्तों, तोड़ दिया। तो तोड़ने से क्या होगा, यहाँ पर पहली बात तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जैसे देखो हमारे पास ये एक अधिशोषक था, ये हमारे पास एक अधिशोषक था, हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ज़रा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में से आप क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया है, देखो तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था, पृष्ठ था, वो ये ऊपर वाला था, ये बगल वाला, ये नीचे वाला, ये अगल बगल ऊपर नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बना, ये बना, मतलब इसके चारों तरफ क्या हो सकता है, अधिशोषण हो सकता है। अभी तो केवल इतना ही होता था, लेकिन जैसे हमने इसको क्या कर दिया, काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब आप सोचो काटने के बाद सभी की क्या आ गई, सतह आ गई, तो सभी पर सतह आ गई तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए किसी बड़े अधिशोषक को अगर हमने इसको बारीक चूड़ बना दिया, पीस दिया या छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अधिशोषण की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अधिशोषक की प्रकृति इस प्रकार से अधिशोषण पर निर्भर करती है। ज़्यादा बोल दिया लग रहा है। अधिशोषक की प्रकृति इस प्रकार से निर्भर करती है अधिशोषण पर। मतलब अगर वह फाइन पार्टिकल्स में है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, उसको बारीक चूड़ बना दिया गया है, तो उस पर अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए जो गैस मास्क बनाए जाते हैं नीचे कारखाने में मजदूर काम करते हैं जहरीली गैसों को रोकने के लिए, तो वहाँ पर जो चारकोल होता है उसको एकदम फाइन पार्टिकल छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में पीस के उसमें भरा जाता है, ताकि क्या हो जाए, वो गैसों को क्या करें, अच्छे से अधिशोषित कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका अधिशोषक की प्रकृति, और दूसरा जगह था अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति में क्या होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, अर्थात अगर और खुरदुरा सरफेस रहेगा तो भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े अधिशोषक को छोटे फाइन पार्टिकल में करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला इफेक्ट की बात करें दोस्तों हम लोग, तो अगला इफेक्ट हमारे पास होता है दाब का, है ना, प्रेशर का। तो देखिए भौतिक अधिशोषण जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि एक तरफ हम लोग क्या लें, N2 गैस लेते हैं जिसका क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है साहब, अधिशोषण हो रहा है, और दूसरा तरफ क्या लिखते हैं, दाब लेते हैं। तो स्थिर ताप पर, ताप क्या हो, स्थिर ताप पर यदि हम दाब को बढ़ाते जाएं तो अधिशोषण क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जैसे क्या होगा, ये अधिशोषक की सतह है और अधिशोष के अणु आके इस पर क्या हो रहे हैं, जम रहे हैं।
तो अगर हम दाब बढ़ाते जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। परंतु कब तक सहन करेगा, कब तक इस दाब को ये सहन करेगा? कोई तो ऐसा समय आएगा कि जब ये बोला भाई अब नहीं होंगे, इतना प्रेशर दे के हम कोई सब काम करवा रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो दोस्तों क्या होता है, दाब का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन एक निश्चित दाब के ऊपर जब दाब चला जाता है तो अधिशोषण स्थिर हो जाता है, बिल्कुल बढ़ता नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले दाब बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषण बढ़ रहा है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो गया, ये स्थिर हो गया। तो दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता तो है, परंतु एक समय के बाद दाब बढ़ाने से अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अच्छा मोटा मोटा समझो, बाल की खाल नहीं निकालना है तो मोटा मोटा समझेंगे तो कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण दाब बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, परंतु एक निश्चित दाब पर अर्थात उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती है। ताप की बात करें दोस्तों, अगर फोर्थ वन ताप की बात करें तो देखिए, ताप मैंने बताया था, ताप बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, ज़रा देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये अधिशोष्य है जो अधिशोषित होने वाला है, और अधिशोषक है मतलब जिस पर अधिशोषण होने वाला है। ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य हो जाएगा और प्लस क्या निकलेगी, उसमें बाहर निकलेगी। तो मतलब अधिशोष्य और अधिशोषक, तो अधिशोषक के ऊपर अधिशोष्य जाके जुड़ गया तो अधिशोषण हो गया। मतलब ये कह सकते हैं क्या, ये क्या हो गया साहब, अधिशोषण हो गया। क्या हो गया रे, अधिशोषण हो गया। और उष्मा क्या हो गई, बाहर निकल रही है। उष्मा बाहर निकल रही है और अधिशोषण भी हो रहा है। तो आप सोचो कि इधर जाने पर उष्मा बाहर निकल रही है, तो वापस आने पर उष्मा क्या होगी, चाहिए। मतलब ये प्रक्रिया उष्मा छिपी है और इधर आने पर उष्मा क्या है, शोषी है। तो ला-सतली के नियम के अनुसार यदि हम सिस्टम की उष्मा बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में आने लगेगा और अधिशोषण से क्या होने लगेगा, विशोषण होने लगेगा। अधिशोषण से क्या होने लगेगा, विशोषण होने लगेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उष्मा का मान अर्थात ताप का मान बढ़ाने पर अधिशोषण में क्या आती है, कमी आती है। दोस्तों, these are the factor which are going to affect the our absorption. What was that? That is the nature of the absorbent, pressure and temperature. So जब गैसें आसानी से लिक्विफाई होती हैं, जैसे HCl है, NH3 है ना, Cl2 है, तो आसानी से क्या होता है, अधिशोषण होता है। क्वथनांक जिसका ज़्यादा होगा उसकी अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। सरफेस खुरदुरा रहेगा, प्रेशर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है। मुक्त संरचनाएं ज़्यादा होंगी तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगा। दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ेगा, परंतु उच्च दाब पर यह क्रिया नहीं लागू होगी। और ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण पक्का क्या होगा, कम होने वाला है, क्योंकि अधिशोषण क्या है, उसमें छवि प्रक्रम है और ला-सतली नियम के अनुसार ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगा। सो आई होप you guys have pretty much clear about this topic, how factor affect the adsorption, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे अधिशोषण समतापी की, लैंगम्यूर है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे अधिशोषण का क्या हमारे दैनिक जीवन में यूज़ है। तो ये वाला सेगमेंट, अधिशोषण वाला सेगमेंट तब खत्म हो पाएगा, एक लेक्चर और आई होप लगेगा। मैंने बताया था पृष्ठ रसायन में कुल 3 सेगमेंट है, अधिशोषण, इसके बाद उत्प्रेरण और कोलाइडल अवस्था। तो अधिशोषण एक लेक्चर में और शायद हो पाएगा। इसके बाद फिर हम लोग उत्प्रेरण पर आएंगे और फिर कोलाइडल स्टेज पर आएंगे। तो कोलाइडल स्टेज वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है इन दोनों की तुलना में, फिर भी 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा हम पढ़ाते रहेंगे। एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।